आज है 25 मार्च 2026 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज का बाजार सच में एक दमदार तेजी वाला दिन रहा, जहां शुरुआत से ही खरीदारों का दबदबा देखने को मिला। सुबह बाजार खुलते ही खरीदारी का माहौल बना और दिन भर तेजी बनी रही। हालांकि आखिर में थोड़ी मुनाफा वसूली भी दिखी, लेकिन क्लोजिंग मजबूत रही। सेंसेक्स करीब 1205 अंक चढ़कर 75,273 पर बंद हुआ और निफ्टी 394 अंक बढ़कर 23,306 पर पहुंच गया। खास बात यह रही कि निफ्टी ने 23,300 के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखी, जो बाजार की मजबूती को दिखाता है। इस तेजी में बड़े बड़े दिग्गज शेयर जैसे HDFC बैंक, लार्सन एंड टूब्रो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने इंडेक्स को ऊपर खींचने में अहम भूमिका निभाई। सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब 1244 अंकों की बढ़त आई और मार्केट ब्रेथ भी काफी मजबूत रही, जहां हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 शेयर चढ़े। सेक्टर की बात करें तो आज हर सेक्टर हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर सबसे ज्यादा चमका। इसके अलावा रियलिटी, मेटल, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और कैपिटल गुड्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तेल से जुड़े शेयर जैसे HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल भी 2% तक चढ़े, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई, जो इनके लिए लागत के लिहाज से फायदेमंद है। हालांकि बाजार में इतनी तेजी के बीच एक चिंता वाली बात भी सामने आई। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 93.98 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा नेगेटिव संकेत माना जाता है। अगर इस तेजी के पीछे के कारण समझे तो सबसे पहला बड़ा कारण रहा ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेत। एशियाई बाजारों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने माहौल को सपोर्ट किया। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद। बातचीत और संभावित सीज फायर की खबरों ने निवेशकों को राहत दी, जिससे बाजार में भरोसा लौटा। तीसरा कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट रही। जब तेल सस्ता होता है तो महंगाई का दबाव कम होता है और इसका सीधा फायदा शेयर बाजार को मिलता है। चौथा कारण सप्लाई चेन को लेकर चिंता कम होना रहा। अगर जियोपॉलिटिकल तनाव कम होता है तो ग्लोबल व्यापार और कंपनियों की कमाई पर दबाव घटता है, जो बाजार के लिए पॉजिटिव होता है। टेक्निकल नजरिए से भी बाजार मजबूत दिख रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी का अप ट्रेंड अभी बरकरार है और आने वाले समय में 23,350 से 23,800 के स्तर तक जा सकता है। वहीं 23,000 के आसपास हल्की रुकावट या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और 22,880 के पास मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। लेकिन एक नई चिंता भी सामने आई है ग्लोबल एनर्जी मार्केट से। गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि कतर के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होने से LNG यानी प्राकृतिक गैस की सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रह सकती है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि LNG को तेल की तरह आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता और इसके लिए न तो पर्याप्त बैकअप सप्लाई है और न ही कोई आसान विकल्प। एशिया में गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे सप्लायर यूरोप की बजाय एशिया की तरफ ज्यादा सप्लाई भेज रहे हैं। इससे बाकी ग्लोबल मार्केट में सप्लाई और भी टाइट हो सकती है। अगली खबर, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच युद्ध विराम की उम्मीद ने बाजार में तेजी ला दी है और पिछले 2 दिनों में निफ्टी करीब 800 अंक चढ़ चुका है। लेकिन एक्सपर्ट अब भी सतर्क है, क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो बाजार में बड़ी गिरावट भी आ सकती है। यहाँ तक कि निफ्टी 19,000 तक फिसलने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 11 सख्त शर्तें और कुछ राहत के ऑफर शामिल है। इस प्रस्ताव का मुख्य मकसद युद्ध को रोककर सीज फायर लागू करना है, ताकि क्षेत्र में स्थिरता वापस लाई जा सके। अमेरिका की शर्तों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना, भविष्य में परमाणु हथियार न बनाने का वादा करना, यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकना और अपने परमाणु ठिकानों को बंद करने जैसी बड़ी मांगे शामिल है। साथ ही मिसाइल प्रोग्राम पर भी लिमिट लगाने की बात कही गई है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की अनुमति देने की बात कही गई है। इसके बदले में ईरान को बड़ी राहत देने की भी बात है, जैसे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाना, नागरिक परमाणु कार्यक्रम में मदद करना और स्नैपबैक जैसे सख्त नियमों को खत्म करना। यानी अगर ईरान मान जाता है तो उसे आर्थिक और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह का फायदा मिल सकता है। अब पूरा फोकस इस बात पर है कि ईरान इन शर्तों को मानता है, खारिज करता है या बातचीत का रास्ता चुनता है। अगर ईरान सहमत हो जाता है तो बाजार में जोरदार तेजी आ सकती है, लेकिन अगर इनकार करता है तो अनिश्चितता बढ़ेगी और बाजार में गिरावट का दबाव बन सकता है।
अगली खबर बाजार में आई हालिया तेजी के बावजूद अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। ईरान युद्ध के शांत होने की उम्मीद से निफ्टी करीब 400 अंक चढ़कर 23,300 के आसपास बंद हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेजी टिकाऊ होगी या नहीं, ये पूरी तरह आने वाले जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। ग्लोबल ब्रोकरेज बर्नस्टीन ने 2026 के लिए निफ्टी 50 का टारगेट घटाकर 26,000 कर दिया है। इसका कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, महंगाई का दबाव और ब्याज दरों में कटौती में देरी की आशंका है, और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो निफ्टी 20,000 के नीचे फिसलकर 19,000 तक भी फिसल सकता है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि महंगा कच्चा तेल महंगाई को 6% के ऊपर ले जा सकता है, जिससे आरबीआई के लिए ब्याज दरें घटाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे माहौल में निवेशकों को जल्दबाजी से बचने और तब तक बड़े निवेश से दूरी बनाने की सलाह दी गई है जब तक बाजार में स्थिरता के स्पष्ट संकेत न मिले। अगली खबर, वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अप्रैल में रूस से करीब 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदने का बड़ा फैसला लिया है। ये मात्रा फरवरी के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा है, जिससे साफ है कि भारत किसी भी सप्लाई संकट से बचने के लिए पहले से तैयारी कर रहा है। इस बार भारत को ये तेल सस्ता नहीं बल्कि महंगे दाम पर मिल रहा है, जहां ब्रेंट क्रूव के मुकाबले 5 से 15 डॉलर प्रति बैरल ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके बावजूद भारत ने ये डील इसलिए की क्योंकि मौजूदा हालात में तेल की उपलब्धता कीमत से ज्यादा अहम बन गई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से होर्मुज रूट प्रभावित हुआ है, जो दुनिया के तेल सप्लाई का एक बड़ा रास्ता है। इसी जोखिम को देखते हुए अमेरिका ने अस्थायी छूट दी, जिससे भारत को पहले से लोडेड रूसी तेल खरीदने की अनुमति मिल सकी और सप्लाई को सुरक्षित किया जा सका। भारत अब सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए वो अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करते हुए वेनेजुएला से भी करीब 8 मिलियन बैरल तेल खरीदने की योजना बना रहा है, ताकि किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर देश की जरूरतें प्रभावित न हो। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने रूस से तेल आयात पर स्थायी बैन लगाने के प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया है, जो पहले 15 अप्रैल के आसपास आने वाला था, जिससे ग्लोबल तेल बाजार को राहत मिली है। अगर ये बैन लागू हो जाता तो सप्लाई और ज्यादा टाइट हो जाती और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता था। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है, क्योंकि भारत सस्ता रूसी तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप को निर्यात करता है। हालांकि ये राहत अस्थायी है, और अगर मिडिल ईस्ट तनाव बढ़ता है या भविष्य में बैन लागू होता है तो तेल की कीमतें फिर बढ़ सकती हैं और इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। अगली खबर, लोकसभा ने 25 मार्च को फाइनेंस बिल 2026 को 32 संशोधनों के साथ पास कर दिया है, लेकिन खास बात ये रही कि इसमें कोई नया टैक्स बदलाव नहीं किया गया। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। इस बजट में सरकार ने कुल खर्च 53.47 लाख करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव दिया है, जो पिछले वित्त वर्ष से करीब 7.7% ज्यादा है। साथ ही 12.2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर खर्च के लिए तय किए गए हैं, जबकि फिस्कल डेफिसिट को 4.3% पर रखने का लक्ष्य है, जो सरकार की वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की कोशिश को दिखाता है। अगली खबर, सरकार ने यूडैन यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम का संशोधित वर्जन मंजूर किया है, जिसकी कुल लागत 28,840 करोड़ रुपए है। इस योजना का मकसद छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना है, जिसके तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिन पर औसतन 100 करोड़ रुपए प्रति एयरपोर्ट खर्च होगा। इसके साथ ही सरकार 200 नए हेलीपैड भी विकसित करेगी, खासकर हिमालयी, नॉर्थ ईस्ट और द्वीपीय क्षेत्रों में, ताकि कठिन इलाकों में भी कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपए का अलग बजट तय किया गया है। एयरलाइंस को इस योजना में आकर्षित करने के लिए सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत 80 से 90% तक आर्थिक सहायता देगी और छोटे एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए भी सपोर्ट देगी, ताकि कम ट्रैफिक वाले रूट्स भी लंबे समय तक टिकाऊ बने रहें और देश भर में संतुलित विकास हो सके। अगली खबर, यूनाइटेड स्पिरिट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में अपनी हिस्सेदारी करीब 16,660 करोड़ रुपए में बेच दी है, जिसे ब्रोकरेज हाउस वैल्यू अनलॉकिंग डील मान रहे हैं। इस सौदे से कंपनी को अपने कैपिटल का बेहतर इस्तेमाल करने और शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने के नए मौके मिल सकते हैं। ये डील आदित्य बिरला ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन फंड के कंसोर्टियम के साथ हुई है। और खास बात यह है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को अपने 2008 के निवेश पर करीब 16 गुना रिटर्न मिला है। साथ ही WPL टीम भी इस डील का हिस्सा है, जिससे कुल वैल्यूएशन और भी मजबूत दिख रहा है। अब कंपनी का फोकस अपने मुख्य व्यवसाय पर ज्यादा रहेगा, जबकि इस डील से IPL फ्रेंचाइजी की वैल्यूएशन का एक नया बेंचमार्क भी सेट हुआ है। हालांकि ये सौदा अभी BCCI और अन्य रेगुलेटरी मंजूरी के बाद ही पूरी तरह से लागू होगा। के बाजार के हालात को देखते हुए नितिन कामत का मानना है कि ट्रेडर्स को इस समय मुनाफा कमाने से ज्यादा अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने पर ध्यान देना चाहिए। बाजार में अनिश्चितता काफी ज्यादा है, इसलिए सर्वाइवल यानी नुकसान से बचना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्हें लगता है कि ऐसे माहौल में छोटे अमाउंट से ट्रेड करना और सही मौके का इंतजार करना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि फिलहाल बाजार खबरों के आधार पर तेजी गिरावट दिखा रहा है। बिना स्पष्ट ट्रेंड के बड़ा रिस्क लेना नुकसान को बढ़ा सकता है, इसलिए ऐसे समय में थोड़ा ब्रेक लेकर फ्रेश माइंड के साथ वापसी करना बेहतर रणनीति हो सकती है। इसी बीच यूबीएस ने भी भारतीय बाजार पर अपना रुख अट्रैक्टिव से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है। मिडल ईस्ट तनाव और ऊंची तेल कीमतों के जोखिम को देखते हुए निकट समय में बाजार पर दबाव बना रह सकता है। हालांकि लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत मानी जा रही है। HFCL ने 580 करोड़ के निवेश से अपनी सब्सिडियरी के जरिए प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की मंजूरी दी है, जिससे ऑप्टिकल फाइबर के लिए कच्चे माल की सप्लाई मजबूत होगी और कंपनी की कैपेसिटी लगभग 300 से 310 MT सालाना बढ़ेगी। अवंटिल को 460 करोड़ रुपए का सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑर्डर मिला है, जो डिफेंस और स्पेस टेक सेगमेंट में इसकी मजबूत पकड़ को दिखाता है। इससे कंपनी की ऑर्डर बुक और फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी बेहतर होती है। हाल ही में मिले दूसरे ऑर्डर्स के साथ ये ग्रोथ मोमेंटम को और मजबूत करता है। पोरिका IKO को बाजार से कमजोर रिस्पांस मिला है, जहां सब्सक्रिप्शन बहुत कम रहा और GMP भी गिर गया। इसका मतलब है कि फिलहाल प्राइमरी मार्केट में निवेशकों का उत्साह ठंडा है और नए इश्यूज में सिलेक्टिव अप्रोच अपनाई जा रही है। पूर्वंकला लिमिटेड करीब 5% उछला, क्योंकि कंपनी ने 55,000 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट प्लान का ऐलान किया, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। RPSG वेंचर्स में 20% की तेजी आई। इसकी वजह रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बड़ी डील, जिसने इस शेयर में जबरदस्त उत्साह भर दिया। एजिलिटी इंडिया में भी करीब 7% की तेजी आई, क्योंकि ग्लोबल ब्रोकरेज नोमुरा ने इस पर बाई की रेटिंग दी, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। अगली खबर, अभी के बाजार के हालात को देखते हुए साहिल कपूर का मानना है कि मार्केट करेक्शन फेज में है, जहां निवेशक सतर्क हैं, लेकिन यही समय अच्छे निवेश के मौके भी देता है। उनके अनुसार कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स अब 2008 जैसे वैल्यूएशन स्तर पर आ गए हैं, जिससे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए आकर्षण बढ़ रहा है। सेक्टर की बात करें तो वे खास तौर पर प्राइवेट बैंक्स को लेकर सकारात्मक है, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट मजबूत है और ये करीब 2% ROA के साथ एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही IT सेक्टर में गिरती हिस्सेदारी इसे एक कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी बनाती है, जहां फ्यूचर में रिकवरी का मौका बन सकता है। हालांकि FMCG सेक्टर में वैल्यूएशंस अभी भी महंगे बने हुए हैं, जिससे नए निवेश के मौके सीमित लगते हैं। वहीं गोल्ड में भी काफी वॉलेटिलिटी है और रैली अपने पीक के करीब हो सकती है, इसलिए इन दोनों जगहों पर सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। अगली खबर, अभी के बाजार के हालात को देखते हुए AC सेक्टर में आई तेजी की मुख्य वजह सप्लाई चेन में सुधार है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ने LPG की कमी का समाधान निकाल लिया है, जिससे रूम AC प्रोडक्शन लगभग सामान्य हो गया है। पहले US ईरान तनाव के कारण सप्लाई बाधित हुई थी, जिससे पूरे सेक्टर पर दबाव बना था। इसका सीधा फायदा ब्लू स्टार, वोल्टास और हैवेल्स इंडिया जैसी कंपनियों को मिल रहा है, क्योंकि PG इलेक्ट्रोप्लास्ट इनका बड़ा सप्लायर है। प्रोडक्शन सामान्य होने से इनकी सप्लाई और सेल्स पर पड़ा दबाव कम हो सकता है, जिससे आगे ग्रोथ की उम्मीद बढ़ती है। साथ ही इस तेजी के पीछे मजबूत डिमांड भी है, क्योंकि मार्च से ही तेज गर्मी और हीटवेव की स्थिति बन रही है। इससे AC और कूलिंग प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो आने वाले समय में कंपनियों की कमाई को सपोर्ट कर सकती है। हालांकि पिछले एक महीने में ये स्टॉक्स 9 से 10% गिरे थे, इसलिए मौजूदा तेजी को पुल बैक रैली भी माना जा सकता है। अगर सप्लाई स्थिर और डिमांड मजबूत रहती है तो आगे और तेजी संभव है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स से जुड़े जोखिम अभी भी बने हुए हैं। आईरीडा ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 0.60 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 2 अप्रैल तय की गई है। इस खबर के बाद शेयर में करीब 4% की तेजी भी देखने को मिली, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशकों का भरोसा कंपनी की स्थिर कमाई और रिन्यूएबल सेक्टर ग्रोथ पर बना हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही BPCL और HPCL ने भी सप्लाई पूरी तरह सामान्य रहने की पुष्टि की है, जिससे पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है। ज़ीरोधा ने F&O सेगमेंट में बड़ा बदलाव करते हुए 1 अप्रैल से कुछ इंट्राडे डेरिवेटिव ट्रेड्स पर ब्रोकरेज 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति ऑर्डर कर दी है। इसका सीधा असर एक्टिव ट्रेडर्स पर पड़ेगा, जहां फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करने वालों की कॉस्ट बढ़ेगी और उनकी स्ट्रैटेजी पर भी असर पड़ सकता है। बेन कैपिटल द्वारा करीब 22,000 करोड़ रुपए की कंपनी में 26% हिस्सेदारी खरीदने की खबर से उस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। इस डील के साथ ओपन ऑफर भी आएगा, जिससे निवेशकों को एग्जिट का मौका मिलेगा और साथ ही बड़े निवेशक की एंट्री कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी को मजबूती देने का संकेत मानी जा रही है।
स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म को और आसान बनाने के लिए सर्वम के साथ मिलकर मल्टीलिंगुअल वॉइस ऑर्डरिंग फीचर शुरू किया है। अब यूजर अपनी पसंदीदा भाषा में बोलकर खाना, ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं या रेस्टोरेंट बुक कर सकते हैं। ये फीचर 11 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिससे छोटे शहरों और रीजनल यूजर्स के लिए ऐप का इस्तेमाल और आसान हो जाएगा। औरोबिंदु फार्मा की क्यूराटेक यूनिट ने यूरोप की स्टाडा के साथ बायोसिमिलर्स की डिस्ट्रीब्यूशन डील की है। इसका मतलब है कि कंपनी अब यूरोप जैसे बड़े और रेगुलेटेड मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड वाराणसी में 550 करोड़ रुपए का 400 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने जा रही है। कंपनी का फोकस अब टियर 2 शहरों में विस्तार पर है, जहां एडवांस्ड हेल्थ केयर की मांग तेजी से बढ़ रही है। कैप्री ग्लोबल कैपिटल ने $1 बिलियन का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे कंपनी इंटरनेशनल मार्केट से फंड जुटा सकेगी। इस फंड का इस्तेमाल लेंडिंग बिजनेस को बढ़ाने और नए सेगमेंट में विस्तार के लिए किया जाएगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अपनी ईवी बैटरी यूनिट में 450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया है, जिससे कुल निवेश 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। कंपनी बेंगलुरु में लिथियम आयन बैटरी प्लांट विकसित कर रही है, जो ईवी इकोसिस्टम में उसकी मजबूत एंट्री को दिखाता है। भारत डायनामिक्स अपने 26,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 2 नए प्लांट लगाने की योजना बना रही है। इसके अलावा कंपनी को वित्त वर्ष 2027 तक 15,000 करोड़ के नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। सीगल इंडिया को महाराष्ट्र में 337 मेगावाट के 1369 करोड़ रुपए के सोलर प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी में इसकी पकड़ को मजबूत करते हैं। ये प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत है, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी बेहतर होगी। हालांकि इंट्राडे तेजी के बाद शेयर में हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई। सुनील भारती मित्तल जुलाई 2026 में एयरटेल अफ्रीका के चेयरमैन पद से रिटायर होंगे और उनकी जगह गोपाल विट्टल लेंगे। इससे निवेशकों को यह भरोसा मिलता है कि कंपनी का लीडरशिप स्ट्रक्चर मजबूत बना रहेगा। एवएम फॉर्जिंग्स ने 600 करोड़ रुपए तक फंड जुटाने की मंजूरी दी है, जिससे कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत करना चाहती है। ये फंड एक्सपेंशन, डेट मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में इस्तेमाल हो सकता है। मैनेजमेंट ने भी वित्त वर्ष 2027 तक बिजनेस रिकवरी की उम्मीद जताई है। ऑटो सेक्टर को लेकर सीएलएसए ने कहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी से डिमांड पर असर पड़ सकता है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में ये कमजोरी पहले से ही काफी हद तक प्राइस में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब है कि डाउनसाइड सीमित हो सकता है और वैल्यूएशंस अब ज्यादा आकर्षक दिखने लगे हैं। डिलीवरी को लेकर एनालिस्ट्स का मानना है कि अब कंपनी के लिए मुश्किल दौर काफी हद तक खत्म हो चुका है। करीब 23 एनालिस्ट्स में से ज्यादातर ने बाय रेटिंग दी है और 20 से 40% तक अपसाइड की संभावना जताई है। इससे संकेत मिलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक आकर्षक बन सकता है।